everyone, welcome to our channel Roshan Sir Study Point. I am Isha here going to start your 12th class English syllabus where we have already discussed about our chapter Law Spring, and today we are going to start discussing about our important question answers of the Law Spring. तो Law Spring जो चैप्टर है वो एन एस जंग के द्वारा लिखा गया था. लॉ स्प्रिंग का बैकग्राउंड क्या है ये सब हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, और आज हम उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले तो हम जैसा ऑर्डर करते ही हैं कि पहले सपोर्ट मटेरियल को देख लेंगे कि उसके आंसर्स कैसे फॉर्मेशन हुए हैं. उसके बाद हम जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक हमारा दिया हुआ है सीबीएसई के द्वारा, हम उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो हमें कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है और हर चीज़ को देखना ज़रूरी हो जाता है. इसीलिए पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं. तो जिसके पास सपोर्ट मटेरियल है वो अपने सपोर्ट मटेरियल में देख सकता है, और जिसके पास नहीं है वो स्क्रीन पर देखिए और इसे समझिए. तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं हम, फॉर्मेशन जो हो रखा है उसमें है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के. तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो दिया है वो क्या है, व्हाट इज़ द आरएनए ऑफ द नेम साहिब आलम. तो ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर आपके अगर पैसेज क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आप बता सकते हो कि साहिब आलम जो नाम का मतलब है वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, यानी कि जो ब्रह्मांड का भगवान है, यानी कि पूरा जो हेड है. लेकिन जो साहिब आलम है वो अपने नाम से बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है उसमें. क्यों? क्योंकि जो भगवान है उनके पास तो सब कुछ होता है, बट साहिब आलम के पास सब कुछ नहीं है, बल्कि उसको तो समान कोई भी एक छोटी सी चीज़ पाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या फिर विशेष मांगता रहता है वो, लेकिन उससे पूरी नहीं होती है. तो यहाँ पर हम ये वाली लाइन लिखेंगे, कॉन्ट्ररी टू वॉट हिज नेम रिप्रेजेंटेड ही रोम द स्ट्रीट with his friends. और क्या करता है ये, स्क्रॉचिंग इन द गार्बेज हीप्स टू मेक बोथ एंड मीट. बोथ एंड मीट का मतलब ये क्या है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो गार्बेज में यानी कूड़ेदान में छानता है कि कुछ हमें मिल जाए, 1 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का नोट कुछ भी मिल जाए तो आज उनका पेट भर सके. तो इस तरह वो रोम करता रहता है. तो ये नाम का मतलब जो है ये 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इसे देख सकते हो, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं. ओके, तो आई जस्ट होप ये समझ आ गया. अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, वाई हैव द रैक पिकर सेटल्ड इन सीमापुरी. हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है श्योरिटी से, क्योंकि यहाँ पे बोला गया सीमापुरी में क्यों शिफ्ट हुए थे रैक पिकर. तो हमें पता है कि 10,000 से ज़्यादा जो फैमिलीज़ है वो सीमापुरी में रहती है, और सीमापुरी में जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे, ढाका से आए थे. ढाका कहाँ है, बांग्लादेश की जो राजधानी है. तो वहाँ से दिल्ली में आए थे. कब आए थे, 1971 में आए थे. तो उनको कुछ कमी थी जिसकी वजह से ही आए होंगे. आप सोचो कि जब कमी नहीं होती तो फिर वो लोग क्यों शिफ्ट होंगे, क्योंकि जबकि वहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, फिर भी उनको अपना जो जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया उनकी मदरलैंड को छोड़कर आना पड़ा. तो इसका रीज़न क्या है कि उनको वहाँ पर खाना नहीं मिल पाता था, और आपको पता है सर्वाइवल के लिए खाना ज़रूरी होता है, इसीलिए वो यहाँ पे आए थे. और ये रीज़न जो है स्टोरी में एक लेडी ने दिया भी था जो सीमापुरी में ही रहती थी. तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं. Several families like साहिब have been victim of the nature फ्यूरी. मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर्स आते रहते थे, क्योंकि हमें पता है जो बांग्लादेश है वो एक तटीय क्षेत्र की तरफ है, या फिर समुद्र से पूरा आधे से ज़्यादा घिरा हुआ है. तो और कौन सी नदी वहाँ पे है ये भी हमें पता है. तो जो बंगाल की खाड़ी है वो इतनी ज़्यादा कई बार बाढ़ आ जाती है उसकी वजह से, तो वहाँ की जो लैंड है, खेती वगैरह जो भी करते हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं. तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इन सब के विक्टिम रहे होते हैं. इसीलिए उन्होंने ढाका छोड़ दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स जब वहाँ पे आते थे तो उनके घर ज़मीन सब उसमें तबाह हो जाती थी. तो इसी वजह से उनको ये जगह छोड़नी पड़ी, और खाने की तलाश में उन्हें दिल्ली जैसे शहरों में आने पड़ा जो ओवर क्राउडेड है, और यहाँ पर राशन कार्ड की वजह से एटलीस्ट उनको खाना मिल जाता है. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. हालांकि इसका आंसर पूरा इसमें नहीं दे रखा है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी एनसीईआरटी के बुक को देखें, उसमें आपको आंसर बहुत अच्छे से मिल जाएगा. जहाँ पर सीमापुरी का इंसिडेंट लिखा हुआ है वहाँ पे एक जो लेडी बताती है कि वो क्यों शिफ्ट हुए, उसका आंसर आप इसमें लिखिएगा तो आपका आंसर ये अच्छा बनेगा. फिर हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ. क्यों? क्योंकि जो स्टोरी का लास्ट लाइन है उसमें यही चीज़ सबसे ज़्यादा मोरल की वैल्यू की तरह से कह सकते हैं, या फिर एक जो हम कहते हैं ना कि पूरी स्टोरी में हमें क्या पता चला, तो वो चीज़ यही है
कि साहिब को जब टी स्टॉल में काम मिल गया था, उसको रैक पिकिंग छोड़ना पड़ा था, और हम मानते हैं रैक पिकिंग का जो काम है टी स्टॉल में काम करने से ज़्यादा गिरा हुआ काम है या फिर कम प्रोफेशन का है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो फिर उसके बावजूद हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि जो साहिब है वो हैप्पी नहीं है अपने काम से? क्योंकि यहाँ पे जो रीज़न दिया हुआ है उसे पहले मैं अपना डिस्कस कर लेती हूँ। आई डोंट नो कि इसमें पूरा आंसर हो गई नहीं, तो इसलिए आपके बुक में भी वो आंसर मिलेगा और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे उसको भी, कि जो उस टी स्टॉल में वो काम कर रहा था तो वहाँ पर अब उसको क्या करना पड़ता था, कोई और उसको हेड कर रहा था, यानी कि वो अपना खुद का मास्टर नहीं रह गया। पता है, हम जब वो बैग ले रखा था, यानी कि जो उसके पास कूड़े उठाने वाले बैग था वो ज़्यादा लाइट था, जो यहाँ पे देखते हैं मिल्क कैंसिस्टर जो वो लेके घूमता रहता है, डोंची जो थी वो ज़्यादा भारी लगती बैग से, इसलिए नहीं कि उसका वेट ज़्यादा है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसके ऊपर कोई कमांड कर रहा है, अब कोई उसे बताएगा उसको क्या करना है, तब जाके वो कुछ कर सकता है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मर्ज़ी से छुट्टी नहीं ले सकता, कहीं जा नहीं सकता। जबकि जब वो रैक पिकिंग का काम करता था तो अपनी मर्ज़ी से काम करता था, जब मन नहीं करता था नहीं करता था, जब मन करता था कहीं चला जाता था घूमने, और अपनी मर्ज़ी का मालिक था उस टाइम। इसीलिए अब वो ज़्यादा हैप्पी नहीं है वहाँ पर काम करके। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में क्या दिया है ये भी देख लेते हैं। साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ये तो राइट है आंसर। फिर हम देखते हैं इवन दो ही इज़ अ पेड मोर एंड गिवन हिज मील, हाँ जैसे हमें पता है कि उसको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, 800 रुपये काम के दे रहे हैं और खाना भी फ्री में मिल रहा है, बट नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वो खुद का मास्टर नहीं रह गया। द स्टील कैंसिस्टर सीम्स टू हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग, तो क्यों लग रहा है स्टील कैंसिस्टर ज़्यादा हैवी लग रहा है प्लास्टिक बैग से? क्योंकि अब कोई और उसको ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और ही हैज़ लॉस्ट हीज़ केयर फ्री लुक, यानी कि जब उसको कोई टेंशन नहीं होती थी, अपनी मर्ज़ी से काम करता था क्योंकि कोई उसे बोलने वाला नहीं था, बट अब उसके पास बोलने वाला है, कोई इसको डांटने के लिए है, तो इसीलिए आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकता। तो ये आंसर ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम में। ओके, फिर हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि गार्बेज इज़ अ गोल्ड फॉर रैक पिकर्स हाउ। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। जो गार्बेज है वो गोल्ड है रैक पिकर्स के लिए, लेकिन खासकर यहाँ पे जो बात की गई ना गोल्ड, वो बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं जो सीमापुरी में रहते हैं उनके लिए गोल्ड है, क्योंकि जो चमकते हुए सिक्के, सिल्वर कॉइन्स यानी कि पैसे सिक्कों में जो आते हैं हमारे पास, तो वो जो सिक्के अगर कभी गार्बेज में मिल जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल गोल्ड मिल गया होगा। और कभी वो जो 1 रुपये के सिक्के हैं, कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता था तो उनको ऐसा लगता था कि उनकी ज़िंदगी में एक सोना मिल गया, क्योंकि जिसके पास कुछ भी ना, उसको थोड़ी सी भी चीज़ मिल जाती है तो उसके लिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे गार्बेज को गोल्ड बताया गया है। और ये किसके पर्सपेक्टिव से? सीमापुरी के चिल्ड्रंस के लिए, जबकि उनके पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव कुछ और है। ओके, वो इसको गोल्ड क्यों समझते हैं? क्योंकि इनकी वजह से ही उनका पेट भर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशन इन सीमापुरी। तो लिविंग कंडीशन आप बुक में से यहाँ पे लिख सकते हो, वहाँ पे पूरा अच्छे से दिया है। पतली वहाँ की जो घर थे वो किसके बने होते थे? मिट्टी के घर बने होते थे। उनके छत जो होते थे या छपरे, वो टिन के थे, टारपुन के थे। और वहाँ के जो लोग हैं वो भी ऐसे ही कंजस्टेड होकर रहते थे। 10,000 फैमिली रहती है, आप सोचो, और टूटा फूटा घर है उनका, फिर भी वो लोग रह रही है। उनके पास कपड़े ढंग के नहीं है, फटे हुए कपड़े पहनते हैं। और ना ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, ना फिर वहाँ पे जो पानी है वो भर जाता था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगे आंसर में। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, वैसे यहाँ पे अगर आप 1 2 3 रीज़न दे देते हो तो आपका ये आंसर फुल हो जाएगा, क्योंकि 3 रीज़न मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें से अगर आपका एक गलत भी हुआ तो 3 होगा तो आंसर कवर अप हो जाएगा। ओके, फिर हम यहाँ देखते हैं, व्हाट डज द टाइटल लॉ स्प्रिंग कन्वे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम, क्योंकि टाइटल लॉ स्प्रिंग है और ये क्या कन्वे करता है। और जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे एक लाइन भी दिखाई थी कि लॉ स्प्रिंग, लॉस मतलब खोना, और स्प्रिंग जो हमारा वसंत का ऋतु होता है, यानी खुशियों का, हैप्पीनेस को लेके आता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो एक क्या कर रखा है, मेटाफर की तरह यूज़ किया है। किसके लिए? चाइल्डहुड के लिए, क्योंकि हमारा बचपन भी स्प्रिंग के मौसम की तरह होता है, जहाँ पे सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है और हम बिल्कुल केयर फ्री होके इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। बट यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है, क्योंकि सीमापुरी के हम साहिब आलम को देख लें या फिर फिरोजाबाद के मुकेश को देख लें, उन दोनों के जीवन के बारे में हम देखते हैं तो उनका जो बचपन है वो कहीं खो सा गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है लॉस्ट स्प्रिंग।
ओके। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनका कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिन्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो हमें मिल रही है, तो उनका बचपन खो जाता है इन सब की वजह से, क्योंकि वो बचपन से ही चाइल्ड लेबर में लग जाते हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने लगते हैं इकोनॉमिकली, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है और कुछ नई चीज़ नहीं कर पाते, सपने नहीं देख पा सकते, अपनी मर्ज़ी का गेम नहीं खेल सकते, अपनी मर्ज़ी से कहीं घूम नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ना पैसे हैं, ना 2 वक्त की रोटी है, ना सपने देखने के लिए एक राह है। ठीक है। फिर हम 4th क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम वेयर डिड साहिब गेट अ पेयर ऑफ शूज़। तो साहिब को आपको पता है कि पेयर ऑफ शूज़ मिल गया था, तो ये पैसेज क्वेश्चन में आ सकता है। हाँ, हालांकि जब ये क्वेश्चन आएगा तो पैसेज में आंसर मिल जाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। पेयर ऑफ शूज़ कहाँ से मिलता है, तो कोई अमीर बच्चा था जिसके शूज़ थे वो ख़राब हो गए थे, टेनिस शूज़ थे जो हम प्ले के टाइम मतलब खेलने के टाइम पहनते हैं, तो उसमें होल हो गया था, इसीलिए उसने डिस्कार्ड कर दिया था, फेंक दिया था या फिर उसको दे दिया था साहिब को, और इससे साहिब बहुत खुश था। वट वॉज आउट ऑफ रीच फॉर साहिब। तो ये क्वेश्चन वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको हम छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मुकेश फैमिली एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर सिचुएशन। तो मुकेश की फैमिली है, उसका एटीट्यूड कैसा था अपनी सिचुएशन के लिए। तो 2 रीज़न्स बताते हैं वो। पहले तो जो उसकी दादी थी मुकेश की, वो क्या बोलती हैं कि ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा कर्मा है, इसीलिए हमें ये काम करना पड़ेगा। जबकि जो उसके फादर होते हैं मुकेश के, वो क्या बोलते हैं कि मुझे तो कुछ आता नहीं था, मुझे यही आर्ट आता था बैंगल मेकिंग का, तो मैंने वो बच्चों को सिखा दिया। फिर वो ये भी बताते हैं कि ये हमारा कास्ट है, हमने इसी कास्ट में जन्म लिया है, तो हमारा प्रोफेशन यही हो जाता है, यानी कि जिस जाति में जन्म लोगे, जो कार्य करती है वो जाति, तो वही काम आपका भी हो जाता है। ये चीज़ वो रीज़न दिया जाता है। एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, पुलिसमैन हैं या फिर साहूकार वगैरह हैं, वो इनको कहीं ना कहीं पैसों में फंसा लेते हैं, ऋण जाल में, और इनको आगे नहीं बढ़ने देते, यानी कि प्रोग्रेस नहीं करने देते, और अपनी मर्ज़ी के पैसे देके इनकी जो स्थिति है वो कमज़ोर हुई है, यानी कि ज़्यादा पैसे वो नहीं कमा पाते। तो ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं यहाँ पे मुकेश की फैमिली का एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकेश इंसिस्ट ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर हाउ। तो मुकेश क्या चाहता है कि वो खुद का मालिक बने, उसके दो कारण हमें पता चल सकते हैं। पहले ही स्टोरी में स्टार्टिंग में बताया था कि मुकेश क्या बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो जब राइटर बोलते हैं कि तुम्हें कार चलाना आता है, तो क्या बोलता है कि नहीं मुझे नहीं आता, बट मैं सीखूंगा उसे जाके। तो वो इससे क्या पता चलता है कि वो खुद का काम करने जाता है। दूसरी बात ये भी पता चलती है कि उसके जो प्रोफेशन जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं फैमिली में कि हमने बैंगल मेकिंग का काम किया तो आपको भी करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को नहीं मानता, और वो चाहता है कि मैं कुछ नया करके दिखाऊँ। तो वो एक तरह से एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी की तरह भी हमें दिखता है। फिर जब लास्ट में भी जब स्टोरी में राइटर जा रही होती है, तो दोबारा वो क्या बोलता है मुकेश कि मुझे तो मोटर मैकेनिक ही बनना है, यानी कि वो अपने ड्रीम को लेके बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है, और वो ये चीज़ करना ही चाहता है। फिर चाहे उसके लिए बहुत दूर तक उसे जाना पड़े पैदल, क्योंकि जो गैराज है वो बहुत दूर है उसके घर से, फिर भी वो चल के जाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। तो ये उसकी फैमिली से ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसकी फैमिली तो सोचती है मेरा कर्म है और हमें इसी को लेकर चलना है, लेकिन मुकेश ऐसा नहीं सोचता, और वो कहता है मैं कुछ नया करूँगा जो मेरा सपना है। तो इस तरह में पता चलता है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। ओके, नेक्स्ट हम ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 6th वाला, मुकेश की फैमिली का एटीट्यूड कैसा है। फिर हम इसका 8th क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकिंग ऑफ द फिरोजाबाद। तो यहाँ पे लिखा है आंसर इसका ऊपर, तो मैं दिखा देती हूँ, ये रहा। हज़ार्ड क्या क्या है, ग्लास बैंगल फैक्ट्री, यही आंसर आपको यहाँ पे ये सारा लिखना है, सारा नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें पूरी नहीं है। स्मॉल डिंगी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स ऑफ हॉट फ्रांसिस, बॉयज़ गर्ल्स असिस्ट पेरेंट्स, डिम लाइट फ्लिकरिंग, आइज मोर एडजस्टेड टू डार्क इन लाइट, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग बैंगल, स्किन और आइज़ को हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ रीजंस हैं, ठीक है, इनको इस आंसर में लिखना, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया है, इसलिए मैं बता रही हूँ, और ये इतना ही आंसर होगा बस हज़ार्ड्स में। अब और क्या बचा है, हमारा 9th क्वेश्चन बचा है। 9th क्वेश्चन को हम देखिए, वाई कांट द बैंगल मेकर्स ऑर्गेनाइज themselves into a cooperative। तो इसका रीज़न हमने पढ़ा था, 2 रीज़न बताए थे
मतलब रीज़न्स तो रीज़न एक ही था कि वो खुद को कोऑपरेटिव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या करता है कि पुलिस मैन जो है वो उनको गिरफ़्तार कर लेता है और इलीगल काम करने का इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल में डाल देता है। यानी कि वो निकलने ही नहीं दे रहे। कौन, साहूकार, पॉलिटिशियन वगैरह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों का, और वो नहीं चाहते कि ये जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के उनके खिलाफ़ जाएं, जो भी वो काम कर रहे हैं, तो वो करने नहीं देते। जैसा हमने फिल्मों में भी देखा है कि कोई भी नहीं चाहता अपनी सत्ता खोकर किसी और को आगे बढ़ाना, तो वो भी इनको गरीब का गरीब बना रहे हैं। कौन, साहूकार, पॉलिटिशियन या फिर ब्यूरोक्रेट्स और पुलिसमैन। और यहाँ पे भी दिया हुआ है ये चीज़, ये 2-3 लाइन में ही लिखा हुआ है। एक्सप्लॉटेड बाय मनी लैंडर्स, पुलिस ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस एंड फियर ऑफ बीइंग इल ट्रीटेड बाय पुलिस। तो पुलिस इनके साथ मिसबिहेव करती है अगर ये ऐसा करेंगे भी तो, और जेल में डाल देगी। ठीक है, तो ये 2 रीज़न यहाँ पे दिए हैं, बुक में आपको अच्छे से दिया, आप उसमें से आंसर लिख सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पे डिस्कस। अब एक बार लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लॉ स्प्रिंग। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिग्निफिकेंस बताना है लॉ स्प्रिंग का, वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस कम, लॉन्ग के ज़्यादा हैं। तो इसको देख लेते हैं हम। स्प्रिंग इज़ द सीज़न ऑफ द ऑप्टिमिज्म और होप। ठीक है, हमने इस सीज़न की बात की थी क्योंकि स्प्रिंग सीज़न ही होता है, और ये सीज़न क्या लाता है, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी लेके आता है, होप एक उम्मीद कि हम कुछ नया करने वाले हैं, और इट इज़ द सिम्बलाइजेज ऑफ लाइफ, यानी ये क्या करता है, एक ज़िंदगी की सिम्बलाइज़ करता है। यहाँ पे सारी चीज़ ऐसा लगता है कि हाँ उनमें जीवन है। Unfortunately, the millions of children in our country waste their childhood rag picking and other hazardous industry, यानी कि वो अपना चाइल्डहुड इस वजह से खो देते हैं, ये रीज़न भी हो सकता है। The joy of childhood, the vibrations of spring is lost neither in the garbage or in a dengue self of finances। तो यहाँ पे बताया है जो जीवन है उनका क्या किस लिए खो जाता है, या तो वो चाइल्ड लेबर में, गार्बेज में काम करते हुए दिखते हैं, या फिर कुछ फैक्ट्रीज़ में काम करते हुए दिखते हैं, इसलिए उनका जो लॉस मतलब उनका बचपन है वो खो जाता है। द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन कंडेम दीज चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो क्या रीज़न है इसका, कि एक तो वो है कि उनके अंदर जो पॉवर्टी है, गरीबी है ना, वो बिल्कुल अंदर तो घुसी है, मतलब वो गरीबी से निकलना बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा गरीब है वो। दूसरा ट्रेडिशन है उनका कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स वही चीज़ करना है, भले ही वो छोटा काम हो, तो ये मान के कर्मा या डेस्टिनी मानकर अपने बच्चों को भी यही सिखाना, आगे बढ़ने नहीं देना, ये भी कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करता है उन्हें। नेक्स्ट रीज़न है, दे सी वेरी लिटिल होप टू escaping फॉर द इम्प्रोवाइज लाइफ इन द मिसरी एंड डिप्रीवेशन। तो अगर हम साहिब आलम को देखें तो क्या कहता है कि मेरे पास और कोई काम नहीं है और मेरे आसपास कहीं स्कूल नहीं है, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, जब स्कूल बन जाएगा तो करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर भी मुकेश जैसा डेडिकेशन होता तो वो ये सोच सकता था कहीं मेरे घर के बगल ना सही, कहीं दूर भी अगर स्कूल है तो मैं वहाँ जाकर पढ़ूँ, अगर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो वो बहुत कम ही होप रखते क्योंकि उसको लगता है कि है ही नहीं तो हम करते ही नहीं है। लेकिन कुछ मुकेश जैसे भी लड़के होते हैं या बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी इस लीनेज को, गरीबी की, पावर्टी की, उसको तोड़ना है। ठीक है, तो उनमें होप बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या पता चलता है, मोर एवर ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव्स एंड एबिलिटी टू ड्रीम। और कई बार जो उनके घर के लोग या फिर बाहर की भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रीजंस हैं, जो उनके सपने को या फिर कोई भी ऐसा प्रयास करता है कि अपनी पॉवर्टी से निकले ये लोग, तो उनको निकलने नहीं देते, उनके सपनों को तोड़ देते, उनको इनेबल बना देते। They are entangled in a spiral that moves from poverty to empathy to greed and injustice। तो वो इस जाल में फंसे हुए हैं स्प्रिंग में, जहाँ पर पॉवर्टी है, एपथी है, ग्रीड है, इनजस्टिस है। ग्रीड किस चीज़ का, उन चारों का है जो हमने देखा था, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन और साहूकार। इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है फैक्ट्री में काम करने के बाद, जहाँ पे ज़्यादा कमाई होती है, क्योंकि बैंगल्स हमारी इंडिया में पूरी जगह यूज़ किया जाता है, फिर भी उनको उतनी इनकम नहीं हो पा रही है, इसका मतलब उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है कहीं ना कहीं। पावर्टी जो उनकी गरीबी हमने देखा, सीमापुरी के लोग। एपथी, तो ये सारी जो रीज़न्स हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इस लीनेज को नहीं तोड़ पा रहे और कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जो दिया है आपके।
Explain the lesson low spring in a realistic portrait of the lives of the street of children. Not important. Next questions. Compare and contrast the character of साहिब आलम and मुकेश. ये important question है और ये भी long questions में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे साहिब आलम और मुकेश का करेक्टर बताना है. मुकेश जहाँ हमें डेडिकेटेड दिखता है वहाँ साहिब आलम बिल्कुल लाइटली लेता है. क्यों लाइटली लेता है? क्योंकि वो कहता है मेरे आसपास घर के स्कूल नहीं है तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, जब बन जाएगा तो मैं चला जाऊँगा. इससे क्या एटीट्यूड दिख रहा है? तो कि उसको इतना सीरियस नहीं है अपने सपनों को लेके, यानी कि उसको पढ़ने का शौक़ है लेकिन वो इतना सीरियस नहीं है. जबकि जो मुकेश है वो क्या कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मोटर मैकेनिक बन के रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए इतना दूर क्यों ना जाना पड़े. और अगर हम साहिब आलम को देखें तो हमें पता है उसका प्रोफेशन क्या है, रैक पिकिंग का. जबकि मुकेश का प्रोफेशन क्या है, वो ग्लास मेकिंग का. जहाँ पर हम सीमापुरी की बात कर रहे हैं, यानी साहिब आलम की बात कर रहे हैं, उसको टेनिस पसंद है. हाँ, जबकि जो मुकेश है उसको कार चलाना पसंद है. ये तो सिंपल डिफरेंसेस हो गए, लेकिन मेन डिफरेंस यही है कि जो वो है साहिब आलम वो डेडिकेटेड नहीं अपने सपने को लेके, जबकि मुकेश डेडिकेटेड है. साहिब आलम को जो गार्बेज है वो गोल्ड की तरह लग रहा है, मतलब वो उससे ज़्यादा निकल कर नहीं सोच पा रहा. जहाँ पे मुकेश अपनी ये प्रोफेशन यानी ग्लास ब्लोइंग कंपनी या फिर कह सकते हैं जो बैंगल मेकिंग का काम करता है उससे निकल कर कुछ नया हट के सोच रहा है, कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोच रहा है. लेकिन साहिब आलम ऐसा कुछ नहीं सोचता, वो तो खुश हो जाता है उसी चीज़ में जो वो काम कर रहा है, यानी गार्बेज का. ठीक है, उसका प्रोफेशन जब चेंज हो जाता है, यानी कि वो सिर्फ पेट भरने कमाने के बारे में सोच रहा है, अपने सपनों के बारे में नहीं सोच रहा. इसलिए जब उसको मिला टी शॉप में, उसको नई नौकरी मिल गई जहाँ पे उसको 800 रुपये मिल रहे थे, तो खुश हो गया और वो उस काम को करने के लिए तैयार हो गया. भले ही वो खुद का मास्टर नहीं रह गया था अब, लेकिन उसे इस चीज़ का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, उसने इतना ध्यान नहीं दिया इस पर. जबकि मुकेश को बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है. वो क्या बोलता है कि मैं खुद का मास्टर बनना चाहता हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता. तो ये कुछ मेन कंपैरिजन है दोनों में, और आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है इस आंसर को करने के लिए. अगर आपने ये पॉइंट नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी इज़ अ विशियस सर्कल ऑफ अ पुअर स्लम, डिवेलर्स एंड बैंगल मेकर्स कमेंट इन द लाइट ऑफ लॉ स्प्रिंग. Not important. Next है, little children have to walk at the age of the mental and physical development. Right article इसमें नहीं आता. What change did Anis Jung see in the Sahib when she was standing by the gate of the neighborhood club? ये क्वेश्चन आ सकता है, बट ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि एनिस जंग को क्या चीज़ दिखती है साहिब में. साहिब के आंखों में एक चमक आ जाती है क्योंकि उसको टेनिस खेलना पसंद है. तो बताता है कैसे कैसे उसके साथ होता है टेनिस खेलने की परमिशन, मतलब टेनिस खेलने की नहीं, बट जब कोई नहीं होता तो वहाँ जाके झूलता है, लोगों को देखता है खेलते हुए. तो ये चीज़ें यहाँ पे. मुकेश फाइंड हिमसेल्फ कॉट बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट वॉर. ओके, हाउ डू दे अफेक्ट हिज लाइफ एंड दैट ऑफ द अदर बैंगल मेकर. तो जो मुकेश उसके अंदर जो रेवोल्यूशनरी चीज़ दिखती है वो किस तरह से चेंज कर सकती है बैंगल मेकर की ज़िंदगी या उसकी खुद की. ये थोड़ा इमेजिनरी है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि अगर वो इससे निकल जाता है बाहर मुकेश और अपना सपना पूरा कर लेता है तो किस तरह से वो अपनी चीज़ें बदल सकता है, अपनी कंडीशन को. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये तो हो गई. इसके बाद अब हम एक बार NCERT के क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, क्योंकि ओके ये रहे आपके. पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ऑलमोस्ट सपोर्ट मटेरियल में आंसर्स दिए होते हैं NCERT बेस्ड. ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं देखेंगे. तो ये आपकी स्टोरी, हमने ये सब पढ़ा, और आई जस्ट होप कि आपने खुद से भी एक रीडिंग डाली हो, क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप खुद से रीड करें एक बार. फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि what is the Sahib looking for in the garbage dumps, where is he and where has he come from. तो साहिब क्या दिख रहा है गार्बेज में, 1 रुपीज़ मिल जाए उसे या 10 का नोट मिल जाए जो उसके लिए गोल्ड की तरह है. और वो कहाँ से आया है, तो ढाका बांग्लादेश से आया है, और अभी कहाँ रहता है, सीमापुरी में रहता है. ठीक है, तो इसके आंसर में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो जो मैं बता रही हूँ. ये रहा, हाँ ये लाइन लिख सकते हो. मैं आपके बुक में से ही आंसर्स बता रही हूँ ताकि आपको कहीं बाहर जाके ढूंढना ना पड़े. और कोई, क्योंकि जो बाहर गाइड वगैरह में आंसर होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, जैसा हमने सपोर्ट मटेरियल में भी देखा. आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपीज़ नोट. तो वो गार्बेज में क्यों जाता था, क्योंकि कभी कभी उसको 1 रुपये मिल जाता था और कभी कभी 10 रुपीज़ का नोट मिल जाता था, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था. उससे एक होप आ जाती थी कि अब और पैसे मिल जाएंगे, तो उसके लिए गोल्ड था. ठीक है,
फिर इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखें, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। तो 3 रीजंस बताती है वो, या 3 रीज़न तो आपको लिखने ही हैं कि पहला क्या बच्चे देते हैं रीजंस और ऑथर क्या देती है ऑफर। तो यहाँ पे पहला जो इम्पोर्टेंट आंसर होगा ना इसका, ये आपको ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है। ये रहा फॉर नो नो नो, एक मिनट, ये रहा आपका, क्या राइटर क्या एक्सप्लेनेशन दे रही है कि आई वंडर इफ दिस, ये रहा, आई हैव चेंज वर्किंग बेयर फुट, इट इज़ नॉट अ लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज one explanation. I wonder if this is the only an excuse to explain away परपेचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी। और ये जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था ये कोटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कौन दे रहा, ऑथर दे रहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते, बल्कि कहीं ना कहीं ये एक ट्रेडिशन बन गया उन लोगों का नंगे पाँव रहने का, क्योंकि उनके पास चप्पल तो होते नहीं अक्सर, तो उनको आदत पड़ गई है नंगे पाँव चलने की। तो अगर कभी चप्पल उनके पास आ भी जाए तो चप्पल पर इतना ध्यान नहीं देते बल्कि नंगे पाँव ही घूमते हैं। जैसे कि बच्चों ने बताया भी था कि उनके पास चप्पल है बट मम्मी कभी शेल्फ से निकाल के नहीं देती क्योंकि मम्मी को लगता है ये लोग चप्पल खो देंगे, वैसी मुश्किल से मिला है। दूसरा बच्चा क्या बोलता है कि मेरी मम्मी तो अगर चप्पल निकाल भी देती है तो फेंक देती है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी कहती है कि अगर तुम चप्पल पहन लोगे तो तुम रैक पिकर नहीं लगोगे, और एक रैक पिकर जो लुक होता है उसमें चप्पल सूट नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा वो रीज़न देता है कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो ये बात से राइटर सहमत है कि कहीं ना कहीं उनके पास पैसे नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सच में उनके पास मनी नहीं है इसीलिए, बल्कि ये एक ट्रेडिशन बन गया उनका नंगे पाँव रहने का, और ये एक एक्सप्लेनेशन है। फिर वो कई बार ये भी सोचती है कि कहीं ये एक्सक्यूज़ तो नहीं है एक्सप्लेन करने का जो उनकी पॉवर्टी का रीज़न है, यानी कि वो गरीब है इसीलिए उनके पास चप्पल नहीं है, लेकिन वो ये दिखाना नहीं चाहते कि हम गरीब है, इसीलिए वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि नहीं मेरे पास तो चप्पल है लेकिन मेरी मम्मी नहीं देती है, मेरी मम्मी पहनने नहीं देती। तो वो एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए, क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है लोग कपड़े और चप्पल को देख के ही करते हैं। तो उनको एम्बैरेसमेंट हो रही थी कहीं ना कहीं बच्चों को, इसीलिए वो कह रहे थे कि हमारे पास चप्पल है लेकिन मम्मी पहनने नहीं देती। तो एक्सक्यूज़ की तरह ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही आंसर में आएगा ये वाला जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड में। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है, इस साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने सपोर्ट मेटल में भी देखा था। और यहाँ पे इसका जो लास्ट में रीज़न दिया है वो सब आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है यहाँ पे रीज़न, तो हाँ दिस मॉर्निंग ये रहा। जब राइटर बोलती है क्या तुम हैप्पी है, तो उसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि वो हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ ये रहा, हिज फेस, उसका फेस ही कन्वे कर रहा है कि वो क्या कर चुका है, हैज़ लॉस्ट केयर फ्री लुक, मतलब उसके चेहरे से पता चल रहा है कि वो अपना केयर फ्री लुक छोड़ चुका है। और स्टील कंसिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग्स ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर द शोल्डर। जो बैग था वो बहुत आराम से टांगता था पहले, क्योंकि उसने दोनों टाइम उसे देखा था, जब वो कूड़े रैक पिकिंग का काम करता था और जब वो टी स्टॉल में काम कर रहा है, दोनों टाइम में डिफरेंस दिख रहा है। अब केयर फ्री लुक नहीं दिख रहा है उसके चेहरे में, पहला रीज़न। दूसरा, जो स्टील कंसिस्टर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है उसके प्लास्टिक बैग से। द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग जो है वो उसकी खुद की थी, लेकिन कंसिस्टर बिलोंग्स टू द पर्सन हुम ओन टी शॉप, यानी जिसके यहाँ पे काम करता है। अब चौथा रीज़न क्या है, साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ठीक है, तो ये पूरा आंसर इसमें आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको बुक में से आंसर दिखा रही हूँ। ठीक है, और ये सब आप खुद भी ढूंढ सकते थे, बट मैं एक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। और इसके और शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। मुकेश का क्या है इस क्वेश्चन में, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोशाबाद फेमस। तो मैंने बताया था फिरोशाबाद में क्या काम होता था, बैंगल मेकिंग का काम होता था। और ये रहा आपका कि ये रहा, इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव जनरेशन टू जनरेशन वर्किंग इन द दिस। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि और जो फिरोशाबाद है ये बैंगल मेकिंग, यहाँ पे लोग इंगेज रहते हैं, और ये सेंटर है इंडिया का जहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generation working around the furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land it seems। ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड के जितने भी बैंगल्स हैं जहाँ पे औरतें रहती हैं उन सब के लिए यही बैंगल्स बनाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है। हाँ, मैं ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बिना क्वेश्चन के आपको समझ नहीं आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है,
मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री, तो हमने सपोर्ट मटेरियल में इसका आंसर देख लिया था, बट अगर आप बुक में से कुछ ऐड करना चाहें तो इसका आंसर आपको इस वाले पैराग्राफ में मिल सकता है, इसके ऊपर वाले में ही, जहाँ पर हमने देखा था कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं मुकेश जैसे फैमिली में हेल्प करने के लिए। तो आप ये लिख सकते हो कि फर्नांडिस क्या के काम करते हैं, डे लाइट में सिम हो गई है, ब्राइटनेस इनकी आंखों की कमज़ोर हो जाती है एज से पहले ही, ठीक है। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर में काम करते हैं, डिंगी सेल्स है, एयर लाइट मतलब हवा लाइट कुछ भी नहीं घुसती है, ऐसे बंद कमरे में वो लोग काम करते रहते हैं हाई टेम्परेचर में, तो उनकी आइज़ पे बहुत इफेक्ट करता है। और दिन में भी वो क्या कमरे में बंद रहते हैं, इसीलिए बाहर जब भी वो जाते हैं लाइट में तो उनको जो आँखें होती है तो खुलती नहीं है ना, वैसे ही हमारे साथ जो होता है वैसे ही उनके साथ होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू सिचुएशंस डिफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मुकेश है उसका एटीट्यूड अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और ये चीज़ राइटर भी नोटिस करती है क्योंकि जो उसकी फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड होती है। इसका आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो। दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स दिखते हैं कि जो फैमिली है वो किस में है, एक वेब ऑफ पॉवर्टी में फंसी हुई है, जहाँ पर उनको क्या लगता है कि ये हमारा स्टिग्मा ऑफ कास्ट है, यानी डेस्टिनी कर्मा है, इसीलिए हमें काम करना ही करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, और ये सोचते हैं। लेकिन जब हम मुकेश को देखते हैं तो मुकेश क्या होता है, अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग सोचता है, और वो क्या बोलता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ये चीज़ें दिखती है फ्लैश करके, और वो बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा होता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, गैराज में सीखूंगा मैं ये काम, और भले ही वो दूर है मेरे घर से फिर भी मैं वहाँ पर चल कर जाऊँगा और वो चीज़ सीखूंगा। तो उसका जो ड्रीम है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है वो अपने काम के लिए, और वो जो लीनेज है अपनी पॉवर्टी की उसको तोड़ना चाहता है। और जबकि इसकी फैमिली ये सोचती है कि ये तो हमारे जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है और हमें यही करना है, अगर हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो जो भी बड़े बड़े लोग हैं यानी कि साहूकार, मिडिल मैन, पुलिस मैन, पॉलिटिशियन, ये सब हमें जाने नहीं देंगे अगर हम निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुकेश इन सब से डरता नहीं है और वो एक नई रेवोल्यूशनरी चीज़ करना चाहता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए होता है। तो व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ द विलेजर्स सिटीज़। तो क्या रीज़न है माइग्रेशन के, तो मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था, और अगर आप इसमें से चाहते हैं आंसर ढूंढना तो इसकी यहाँ पे मिल सकता है आपको आंसर। जब वो साहिब के घर जाती है तो वहाँ पर उसे पता चलता है, लेडीज़ जो हैं वो उसे बताती है कि हम लोग ये रहे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो सीमापुरी में क्यों रह रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको ब्रेड मिल जा रहा है, छत मिल जा रही है हेड में, मतलब भले ही टूटा हुआ घर है लेकिन कम से कम उनको खाना मिल जाता है, ठीक है, और अपना पेट भर सकते हैं वो, जबकि जो वहाँ पर है वो नहीं भर पाते थे। तो ये सारे रीज़न वो लेडी देती है जिसके कपड़े फटे हुए थे, वो बोलती है दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स बिना आइडेंटिटी। और इस चीज़ के लिए क्यों, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड है जहाँ से वो गेहूँ खरीद सकते हैं, खाना खरीद सकते हैं, ठीक है, और कम से कम पूरे दिन के लास्ट में उनकी फैमिलीज़ को पेट भर खाना मतलब खाना मिल जाता है ताकि वो बिना पेट दर्द के सो पाते हैं। तो यहाँ पर जो ढाका है वहाँ पर नो ग्रेन था, यहाँ पे रीज़न दिया है, वहाँ पे खाना तो मिलता ही नहीं था। तो इसीलिए वो जो वुमेन है वो बोलती है कि हमें अपना ब्यूटीफुल लैंड, ग्रीन फील्ड, रिवर सब छोड़ने के लिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पर वो फूड पा सकते थे, ठीक है। और ये जो रीज़न है ये सब बोलती है कि पिच देयर टेंट्स बिकम्स, तो ये सारा मैं आप आंसर ढूंढ सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रियली कैप्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर आंसर क्या मांग रहा है कि जो राइटर है वो प्रॉमिस करती है किससे, साहिब आलम से, कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बना दूंगी तो तुम पढ़ने आओगे। तो साहिब आलम सोचता है कि हाँ वो सच बोल रही है, मतलब वो बहुत इनोसेंट होता है और वो बिलीव कर लेता है कि मेरे लिए घर बना मतलब स्कूल बनाया जाएगा। बट जो राइटर है वो ऐसा नहीं करती है, वो तो मजाक कर रही होती है। तो जो प्रोमिसेस होते हैं रिच मैन जो भी करते हैं पुअर लोगों से, वो हमेशा सही नहीं होते हैं, सच नहीं होते हैं। What forces conspire keep the workers in the Bengal industry in फिरोशाबाद in poverty। तो क्यों गरीबी में रहते हैं, दो रीजंस बताए थे। एक तो कास्ट सिस्टम है उनका, यानी कि वो जिस कास्ट में जन्म लिए हैं वही चीज़ करते रहेंगे। दूसरा रीज़न साहूकार वगैरह वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों रीज़न देंगे और ये यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल, ठीक है। दो रीज़न बताएं, लिसनिंग दैम द डिस्टिंक्ट, ये वाला पूरा रीज़न आएगा, ठीक है।
फिर थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज़ हिज ड्रीम। तो कैसे मुकेश जो है अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ कर रहा है, क्योंकि वो कुछ भी करने को तैयार है अपने सपनों के लिए, ठीक है। वो रीजंस आप दे सकते हो अब। मेंशन द हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। अगेन सेम क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ था, आप उसमें से देख सकते हो। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। तो आपको स्टोरी से समझ आ ही गया होगा चाइल्ड लेबर कितना ख़तरनाक है। वो लोगों की स्प्रिंग यानी कि चाइल्डहुड को खो देता है कहीं ना कहीं, और उन पर वर्कलोड बढ़ जाता है। वो केयर फ्री लुक जो बच्चों में होना चाहिए, जो सपने बच्चे देखते हैं खेलने के, पढ़ने के या फिर कुछ नया करने के, वो चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि ये सब आपको समझ आ गया होगा। मैंने बुक में से भी बता दिया है ऑलमोस्ट, और आपके सपोर्ट मटेरियल से मैं भी आंसर बता दिया है। और अभी भी अगर कोई कन्फ्यूजन चैप्टर से रह जाती है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना सब कराने के बाद रह गई होगी। तो अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।